Shall I compare thee to a summer's day? Means first sentence of this poem is starting with a question that the poet, the speaker in this poem, wants to ask if he can compare द एड्रेसी. अब यहां पर ये जो दी है, इस दी को आप जो है दो तीन चीजों से अज्यूम कर सकते हैं. पहला आप मान सकते हैं मिस्टर डब्ल्यू एच. ठीक है, डब्ल्यू एच हु इज अ फ्रेंड. अगर यहां पर है तब तो बात फ्रेंडशिप की है. ठीक है, एंड अगर हम यहां पर ये मानते हैं दैट सी इज अ लेडी, इफ हम ये मानते हैं अ लेडी, देन दिस इज द मैटर ऑफ लव. ठीक है, तो क्या होगा, ये लेडी लव. ठीक है, अब यहां पर बात ध्यान में रखिएगा कि ये बात तो श्योर है जो कहा जाता है कि सोनेट 1 to 126 इज डेडिकेटेड टू मिस्टर डब्ल्यू एच. ठीक है, मिस्टर डब्ल्यू एच को डेडिकेट किया गया है, बट the critics are not completely sure that this is also dedicated to Mr. WH, and this U is Mr. WH, and he is talking about the beauty and features of Mr. WH. Okay, तो यहां पर जो क्वेश्चन है इसका बहुत ही सिग्निफिकेंट मीनिंग है. पहला तो सिंपली है कि दैट ही वांट्स टू आस्क, द पोएट, द स्पीकर वांट टू आस्क. ठीक है, कि इफ he can compare the addressee, the lady love, the friend to a summer's day. ठीक है, हम लोगों ने डिटेल में बात की थी समर्स डे पर कि क्या है ये समर्स डे एंड व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस समर्स डे. ठीक है, लेकिन जब हम लोग दूसरी लाइन पर आते हैं तो यहां पर ये इस क्वेश्चन का एक दूसरा मीनिंग भी समझ में आता है, दैट पोएट इज इन डाउट. पोएट इज इन डाउट. किस डाउट में है? बिकॉज दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट. मीन्स एक साइड में क्या है, फ्रेंड है या फिर जो एड्रेसी है, यहां पर जिसको एड्रेस किया जा रहा है फ्रेंड है, मिस्टर डब्ल्यू एच है, लेडी लव है. ठीक है, जो भी हम यहां पर मानते हैं, हम सिंपली डब्ल्यू एच मान के चलते हैं. एक तरफ है मिस्टर डब्ल्यू एच और दूसरी साइड में क्या है, समर डे. ठीक है, समर डे. तो यहां पर कह रहे हैं कि क्या है, मिस्टर डब्ल्यू एच इज ग्रेटर देन समर्स डे. बात समझ में आई कि नहीं? एंड इसीलिए इनका ये डाउट है दैट दिस कंपैरिजन इज सुटेबल और नॉट. कि मिस्टर डब्ल्यू एच या जो फ्रेंड है, जो एड्रेसी ऑफ द पोएम है, उसको एक समर डे से कंपेयर करना इज सुटेबल, उचित है या नहीं. ठीक है, इस बात का जो है डाउट है पोएट के मन में, दैट्स व्हाई ही इज आस्किंग दिस क्वेश्चन. ठीक है, तो आगे क्या कह रहा है, दाउ आर्ट मोर लवली मींस द एड्रेसी ऑफ द पोएम इज मोर लवली and more temperate. Temperate is the quality of summer's day. Temperate means heat. ठीक है, गर्मी का जो वेदर है, गर्मी के दिन में उसकी क्वालिटी क्या है, गर्म ठंड से जो है छुटकारा देने वाली क्वालिटी. तो वो क्या है कि जो मिस्टर डब्ल्यू एच है या जो फ्रेंड है, जो एड्रेसी है ऑफ द पोएम है, वो क्या है, मोर लवली एंड मोर टेम्परेट देन अ समर्स डे. रफ विंड्स do shake the darling buds of May, and summer's leaves hath all too short at it. और जो समर है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, उसका एक निश्चित और थोड़ा सा समय है. ठीक है, द समर हैव अ लिमिटेड टाइम, समर हैज अ लिमिटेड लाइफ, समर्स डे हैज अ लिमिटेड टाइम, लिमिटेड लाइफ. ठीक है, एंड इन दिस समर्स डे द लिमिटेशन ऑफ समर्स डे इज that the wind, how what like wind, rough wind.
ठीक है, जो हॉट वेदर है, गर्मी का वेदर है, उसमें जो विंड है वो कैसा है, रफ है। और वो रफ विंड क्या करती है, उसका हार्म क्या है, द हार्म इज दैट द रफ विंड shakes the darling birds of May, breaks the calm of the beauty of the nature। जो नेचुरल ब्यूटी की एक सुंदरता है, एक शांति है, जो एक फूल की कली, एक सुंदर सी कली, नेचुरल ब्यूटी, बर्ड्स ऑफ मे, दैट इज द डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, इसे आप मार्क करके रखें। एंड यहां पर इसे आप कह सकते हैं ब्यूटी ऑफ नेचर, ब्यूटी ऑफ नेचर। क्लियर? एंड वो क्या करती है, इस हार्मनी को ब्रेक कर देती है। आगे बढ़ते हैं, समटाइम्स टू हॉट, द आई ऑफ हेवन साइंस। ठीक है, तो यही तक रखिए, इसको जरा ये मार्क करिएगा, द आई ऑफ हेवन, द आई ऑफ हेवन इज सन। तो इन द डे ऑफ समर, समटाइम्स टू हॉट, द सन इज बर्न्स साइंस टू हॉट एंड इट बिकम्स स्corching। मीन्स गर्मी का दिन है और अगर सूर्य की रोशनी ज्यादा तेज हो जाती है तो हमें कैसा लगता है, अच्छा नहीं लगता, वी डोंट फील बेटर। ठीक है, एंड इट बिकम्स स्corching व्हेन समटाइम्स इन अ समर्स डे सन इज मोर टेम्परेट, कभी ज्यादा तेज चमकता है। और क्या है, एंड ऑफन इज गोल्ड कॉम्प्लेक्सन डिप, एंड समटाइम्स और ऑफन the gold complexion means the bright light of the sun। ठीक है, और ये जो गोल्ड कॉम्प्लेक्शन है, द ब्राइट लाइट ऑफ सन है, वो कैसी हो जाती है, डिम्ड। ठीक है, वो डिम हो जाती है, डिम रहती है बहुत सारे टाइम में। मींस अ समर्स डे इज नॉट सिमिलर एट ऑल एट एवरी टाइम, it have its changing nature, but Mr. WH, the friend, the addressee, does not change its nature. It is eternal। वो eternal है, बट जो समर्स डे है वो चेंजिंग है, अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है। दैट्स वाई ये मिस्टर डब्ल्यू जो है वो क्या है, मोर लवली एंड मोर टेम्परेट देन अ समर ऑफ डे। ठीक है, समर्स डे से ज्यादा लवली और ज्यादा टेम्परेट है। आगे बढ़ते हैं, एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस बाय चांस और नेचर्स चेंजिंग कोर्स अनट्रोल्ड। एंड एवरी फेयर फ्रॉम फेयर समटाइम डिक्लाइंस means every fair and fairest thing may decay, time will decay every fair thing today or tomorrow। मीन्स जो चीज यहां पर पैदा हुई है, द थिंग हैज टेकन बर्थ, द थिंग विच इज लवली टुडे विल बी डिस्ट्रॉयड टुमारो। जो आज सुंदर है, जो आज अच्छी है, वो कल क्या होगी, नष्ट हो जाएगी। ठीक है, कैसे नष्ट होगी, बाय चांस। ठीक है, बाय चांस की बाय एक्सीडेंट, किसी पर्टिकुलर रीजन से चेंज हो सकती है, और बाय द नेचर्स चेंजिंग कोर्स। ठीक है, एंड चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, दैट्स व्हाई everything will be changed, which is very fair, very good, will be changed, will be decayed, will be declined। But Mr. WH, the addressee is evergreen, is ultimate। Clear? Let's move ahead। But thy eternal summer shall not fade।
ठीक है, अभी हमने जो बात की अभी तक जितनी ये जो इतनी लाइंस थी, कहां से कहां तक, ये जो लाइंस हैं, ठीक है, यहां तो आपको एक डाउट प्रेजेंट करता है, एंड सेकेंड लाइन में वो बात क्या करता है कि एक कंपैरिजन करता है, ठीक है, दाउ आर्ट मोर लवली एंड मोर टेम्परेट, ठीक है, देयर आफ्टर यहां से अब आगे का वो जस्टिफिकेशन दे रहा है, ये पूरा क्या है, 6 लाइंस आर द जस्टिफिकेशंस why Mr. WH or the addressee of the poem is better than the summer's day. These 6 lines are the justifications. And let's move ahead. And this is the result. Okay? And result is that, but thy eternal summer shall not fade. जो eternal summer है, जो eternal beauty है, eternal quality of Mr. WH or the addressee of the poem will नेवर फेड, कभी भी वो डिके नहीं होगी, वो लॉन्ग लास्टिंग है, इटर्नल है, ठीक है, वो हमेशा बरकरार रहेगी, एंड नॉर लॉस possession of that fair thou owest, means the fairness, the goodness, the good qualities you have will never be loosened by you. जिस पर तुम्हारा पोजीशन है वो कभी भी समाप्त नहीं होगा, वो तुम्हारे पास रहेगा ही रहेगा, मीन्स द ब्यूटी, द थिंग, द क्वालिटीज यू हैव विल रिमेन योर्स टिल द एंड ऑफ द टाइम, टिल द एंड ऑफ दिस वर्ल्ड, टिल द लास्ट डे, टिल द डूम, ठीक है, जो जिसको हम लोग प्रलय कहते हैं, उस प्रलय के दिन तक वो बरकरार रहेगा, किसके पास, मिस्टर WH के पास, एंड किसके, या फिर सिंपली कह सकते हैं जो एड्रेसी ऑफ द पोएम है, या फिर जो लेडी लव है, जिसको भी हम अज्यूम करें कि जिसके लिए ये एक एड्रेस है ये पोएम, उसके लिए। आगे देखते हैं, नॉर सेल डेथ ब्रैग दाउ वंडरस्ट इन हिज सीड when in eternal lines to time thou growest. डेथ, डेथ के लिए एक सेंटेंस आप लिखिएगा, ग्रेटेस्ट, जस्ट मिनट, ओके, हम क्या कह रहे थे कि डेथ के लिए एक बात आपको लिखनी है, डेथ इज, थोड़ा सा इस तरह से लिखिए, पूरा सेंटेंस लिखिए, डेथ इज कंसीडर्ड एज ग्रेटेस्ट लेवलर ऑफ टाइम, ठीक है, टाइम का जो सबसे बड़ा लेवलर है वो कौन है, डेथ, मींस बिफोर डेथ एवरीथिंग इज इक्वल, ठीक है, जब मौत आती है तो वो ये नहीं देखती कि वो कौन सा बड़ा बिजनेसमैन है, कि बहुत बड़ा राजा है, कि बहुत बड़ा मंत्री है, कि कौन है, ठीक है, डेथ के आगे सब एक जैसे हैं, वन डे एवरीथिंग विल डिपार्ट टू द ग्रेव। आपके सिलेबस में पोएम है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, वहां की लाइन है, ठीक है, कि सभी कुछ, मींस कि ऑल अवेट्स अलाइक द इनविटेबल आर एंड ऑल द वेल्थ एंड ऑल द ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। यहां आप जो है एक जब आप यहां पर क्रिटिकल अप्रिसिएशन लिखें तो वहां पर इस लाइन को कोट कर सकते हैं सिमिलर थॉट के बेसिस पर, ठीक है, कि डेथ क्या है, वो एक ग्रेटेस्ट लेवलर है जो कि हर किसी को क्या करता है, एक दिन
नष्ट कर देता है, समाप्त कर देता है। बट nor shall death brag the wondrous in his seed, मीन्स जो ब्यूटी है, जो अल्टीमेट क्वालिटीज ऑफ मिस्टर डब्ल्यू एच है, जो अल्टीमेट क्वालिटीज ऑफ द एडोसी ऑफ द पोएम है, वो वहां पर क्या होगा, ब्रैग दाउ वंडरस्ट इन हिज सेड, डेथ भी उसका कुछ नहीं कर सकती है, डेथ विल नॉट टेक मिस्टर डब्ल्यू एच और द एडोसी अंडर इट्स सीड। ठीक है, डेथ भी अपने सीड में, डेथ भी अपने जो है प्रभाव में उसको समाप्त नहीं कर पाएगी। व्हेन इन एटर्नल लाइंस टू टाइम दाउ ग्रोवेस्ट, एंड व्हेन, क्यों, क्योंकि ये एक इटर्नल ब्यूटी है तुम्हारी, इटर्नल थिंग्स है, इटर्नल क्वालिटीज है, एंड व्हेन इट ग्रोज नो डेथ विल डू एनी हार्म, कि मौत भी उसका कुछ नहीं कर पाएगी, किसका, मिस्टर डब्ल्यू एच का, या जो एडसी ऑफ द पोएम है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने जो बात की, ये क्या थे, पूरे 3 क्वार्टरेंस, 3/4। ठीक है, इनको क्या कहते हैं, 3 क्वार्टरेंस। ठीक है, अब हम लोगों ने बात की थी कि ये क्या है, एक कंक्लूडिंग कपलेट है। क्या है, कंक्लूडिंग कपलेट का मतलब है कि जो अभी तक की 12 लाइंस में हम लोगों ने बातें की, उन्हीं की एक समरी है, उसी का एक जिस्ट है, उसी का एक कंक्लूजन होगा इन लास्ट 2 लाइंस में। और ये कैसी होंगी, ये राइम्ड कपलेट जैसी होंगी। ठीक है, सो लॉन्ग एज मेन कैन ब्रीथ और आईज कैन सी, सो लॉन्ग लाइव्स दिस एंड दिस गिव्स लाइफ टू दी। कह रहे हैं कि कब तक, सो लॉन्ग एज मेन कैन ब्रीथ, मीन्स टू द टाइम टिल मेन आर द लिविंग बीइंग ऑन दिस अर्थ विल लिव, और आईज कैन सी, जब तक आंखें देख सकेंगी, या जब तक इंसान, जब तक मनुष्य, जब तक जीव इस दुनिया में रहेगा, सांस लेगा, तब तक। सो लॉन्ग लिव्स दिस, ये जो तुम्हारी क्वालिटीज हैं, ये जो तुम्हारी ब्यूटी है, इटर्नल ब्यूटी है, ठीक है, योर लवलीनेस एंड योर टेम्परेट नेचर विल लिव, तब तक वो लिव करेगा, तब तक वो रहेगा, एंड गिव्स लाइफ टू दी, और तुम्हें भी ये जीवन देगा। दिस इज द कंक्लूजन ऑफ द सोनेट। जरा सा अब हम लोग एक विशेष और जरूरी चीज पर बात करते हैं, जो कि स्ट्रक्चर तो आपने समझा कि 4 4 4 एंड 2। देयर आफ्टर आप जरा सा ध्यान दें, हम लोग बात करें कि इसमें जो राइम स्कीम है, जरा से यहां पर इस वर्ड पर फोकस करिएगा, डे। डे से साउंड मिलर, सिमिलर कहीं साउंड है क्या, डे से सिमिलर साउंड क्या है, मे। ठीक है, अब जरा दूसरा हम देखते हैं, यहां पर क्या है, टेम्परेट, सिर्फ इतनी साउंड पर आप फोकस करिए, 8। ठीक है, टेम्परेट 8, एंड यहां पर क्या है, डेट। तो अगर आप इसे ए कहें, तो इसे भी आप ए कह सकते हैं, और इसे अगर बी कहेंगे, तो इसे भी बी कह सकते हैं, बिकॉज बोथ आर सिमिलर। तो यहां पर फर्स्ट क्वार्ट्रेन का जो राइम स्कीम बना, वो क्या बन गया, ए बी, ए बी। ठीक है, एक राइम स्कीम, चलिए जरा यहां से देखिएगा, शाइन्स, डिक्लाइंस, सिमिलर है। ठीक है, इन्हें हमने क्या दिया, ए बी हो गया, जरा इसको हमने क्या कहा, सी कहा। ठीक है, अब जरा सा दूसरा देखिएगा, डिम्ड, अनट्रिम्ड, तो इसे हम तीसरा नाम देंगे, डी एंड डी, और इसका जो राइम स्कीम बनेगा, वो क्या बन जाएगा, सी डी, सी डी। क्लियर है, अब जरा सा आगे बढ़िएगा, यहां पर देखेंगे, फेड, फेड, सेड, सिमिलर साउंड है, फेड सेड, फेड सेड, फेड सेड। जरा इधर देखिएगा,
ओएस्ट, ग्रोएस्ट, ठीक ना, ओएस्ट, ग्रोएस्ट, इसको हमने क्या कहा, ई, इसे हमने कहा एफ, ठीक है। इसका सिमिलर कहां है, यहां है, इसका सिमिलर कहां है, यहां है, और इसका बन गया क्या, इसका बना ई एफ, ई एफ, ई एफ, और ये जरा सी डी, ठीक है, ये दोनों नए हैं, हमने इसको कहा जी, हमने इसको भी कहा जी। तो राइम स्कीम आपकी क्या बन गई, ए बी, ए बी, सी डी, सी डी, ई एफ, ई एफ, जी जी। क्लियर। इस तरह से आप किसी भी पोएम, किसी भी स्टैंजे की आप राइम स्कीम फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और जो जरूरी चीज है जिसको आपको जानना चाहिए, हम किसी एक लाइन को लेते हैं, ठीक है। वैसे यहां पर लाइन है, सेल आई कंपेयर दी टू अ समर्स डे, ठीक है। चलिए कहीं हम अलग से जगह, चलिए यहीं पर ऊपर ये लाइन लेते हैं, उसको छोड़िए, यहां से ले लेते हैं, बट दाई इटर्नल समर शैल नॉट फीड। हम लोग काउंट करते हैं इसमें कितने सिलेबल हैं, ठीक है, जो स्ट्रेस्ड सिलेबल है उनको जरा हम काउंट करते हैं, बट, ठीक है। देखिए सिलेबल उसी को कहते हैं जितनी वॉवेल साउंड्स होती हैं, जरा वॉवेल साउंड्स को काउंट करिए, एक है, दो, ठीक है, तीन, चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ, ठीक है, 10, ठीक है ना। तो जितने हैं इतने सिलेबल हुए, जरा से इसमें स्ट्रेस्ड कौन है और अनस्ट्रेस्ड कौन है, ठीक है। यहीं से आपको जो है चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये लाइन और मीटर क्या है, मीटर को आप कैसे फाइंड आउट करेंगे। बात समझे कि नहीं। चलिए, बट दाई, बट, बट में देखिए इस का जो साउंड है बहुत हल्के से अ, आप इसको प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं ना, तो अनराइम्ड का मार्क इसको हमने कहा, ठीक है। दूसरा जो दाई, 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 दाई में आप क्या करते हैं, दाई, ठीक है। अच्छा यहां पर आप देखें तो दो सिलेबल, सॉरी यहां हमने गलत लिखा हुआ, ये एक सिलेबल नहीं, यहां दाई, ठीक है, यहीं पर दो सिलेबल्स हैं, ठीक है। ये जो है एक तो स्ट्रेस्ड है, और ई, द ई, ऐसे देखिए यहां पर द ई, ठीक ना, एक तो ये हुआ ना, आ की मात्रा ये बड़ी है और ई, ठीक, ये छोटा है। तो यहां पर अगर आप ध्यान दें तो क्या है, पहला वाला जो है वो स्ट्रेस्ड है, और दूसरा सिलेबल जो है यहीं पर वो अनस्ट्रेस्ड है, ठीक है। एटर्नल, पहला निकला क्या, एट, एट, ठीक ना, तो ये क्या है, एट, अर्नल, ठीक ना, अर्नल, श, शम, पहला जो सिलेबल है सम, अर, ठीक है, शम, सॉरी हमने गलत मार्क किया था, ठीक है, शमर, शैल, शे, ठीक है, नॉट, नॉट, फेड, थोड़ा सा यहां हमें लगता है थोड़ी सी गड़बड़ी हुई है काउंट करने में, फिर से देखते हैं हम लोग काउंट करते हैं, ठीक है, बट दाई, एटर्नल, एट अर, एटर्नल, शमर,
ठीक है, शैल, वो कहां गायब हो गई, नॉट फेड। ठीक है, ये आपके 5 सिलेबल्स समझ में आते हैं। ठीक है, तो ये इसको कहते हैं एक आइम, IAMP। ठीक है, और उसी तरह से एक ये हुआ। ठीक है, एक ये हुआ, मींस कितने आइम हुए, 1 2 3, ठीक है, 3 4 एंड 5। तो ये आइम है, थोड़ा सा कलर हम चेंज करते हैं, ठीक ना। देखिए ये जो होता है पहले स्ट्रेस फिर अनस्ट्रेस, इसको कहते हैं आइम, ठीक ना। और कितने हैं, मल्टीप्लाइड बाई 5, तो इसको देखिए कहेंगे आयम्बिक, आयम्बिक। और ये 5 है तो इसको कहते हैं 5 बार रिपीट हुआ तो इसको कहेंगे पेंटामीटर। ठीक है, तो पेंटामीटर, आयम्बिक पेंटामीटर। तो ये जो सोनेट है विलियम शेक्सपियर का, किस मीटर में लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर में। इस तरह से आप किसी भी लाइन में फाइंड आउट कर सकते हैं। चीजें आपको ये बेटर तब समझ में आएगी जब आप लिंग्विस्टिक्स में पढ़ेंगे इसको, अभी आगे सिलेबस में मिलेगा तो उसमें पढ़ाया जाएगा। तो सिंपली यहां पर आप इस तरह से समझ करके रट्टा मार लीजिए कि ये क्या है, हर एक लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में है। और इसकी जो राइम स्कीम है वो क्या है, राइम स्कीम यहां पर ए बी सी डी ई एफ जी जी। स्ट्रक्चर क्या है, 3 मल्टीप्लाइड बाई 4 प्लस 2, मतलब 3 क्वार्टरेंस प्लस 1 कंक्लूडिंग कपलेट। क्लियर। तो ये इतनी मेजर बातें हैं। और यहां पर देखें तो एक बिगिनिंग में यहां आपको एक मेटाफर का टच मिलेगा। कौन सा मिलेगा, मेटाफर। ठीक है, मेटाफर का टच मिलेगा, बिकॉज हियर इज कंपैरिजन। एंड आगे इसमें आपको बहुत सारी इमेजरीज हैं, जैसे एक इमेजरी इसका है डार्लिंग बर्ड्स ऑफ मे, दूसरा इमेजरी है आपको समर्स डे का इमेजरी है। ठीक है, और हेवन, ठीक है, आई ऑफ हेवन सन की इमेजरी है। ठीक, एंड एटर्नल थिंग्स आगे आपको नेक्स्ट थर्ड क्वार्टर में मिलेगा, डेथ की इमेजरी। ठीक है, ये सारी इमेजरीज हैं और इन्हीं के बेस पर आप लिखते हैं दो चीजें। क्या क्या लिखते हैं, आप एक्सप्लेनेशन लिखते हैं, एक क्वेश्चन आता है, दूसरा क्रिटिकल एप्रिसिएशन लिखते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में, आज की क्लास हम लोग इतना ही रखेंगे। कल की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कैसे लिखते हैं क्रिटिकल एप्रिसिएशन, इस बात पर होगी। और आप लोगों से हम लिखवाएंगे क्रिटिकल एप्रिसिएशन कैसे लिखना है। ठीक है, आवाज आ रही है ना आपको। देखिए ये मैंने आपको गलत बता दिया, ये यहाँ पर ये चीजें गलत है। ये जो आयम है आपका, मैंने इसे गलत बता दिया। आयम जो है स्ट्रेस जो है बाद में होता, पहले अनस्ट्रेस स्ट्रेस अनस्ट्रेस स्ट्रेस। ठीक है, यहाँ पर पहले अनस्ट्रेस होता, सॉरी, शॉर्ट syllable is followed by long syllable। चलिए आज का ये टाइम जो है अभी यहीं पर सम अप होता है। हम लोग इसको कंटिन्यू कर लेंगे, अगर नहीं समझ में आ रहा है इस चीज को, हम फूड को डिटेल में कल बात करते हैं। ठीक है।